द इंजीनियर्स। आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड बट विथ ए फ्री व्हीलिंग डायोड, ये टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर देखे थे विद आरएल लोड। अब वो जो था उसमें आपने देखा कि हाफ टाइम के लिए ही लोड को वोल्टेज मिलता था और हाफ टाइम के लिए ही लोड को करंट भी मिलता था, क्योंकि हम लोग देखे थे कि पाइप पे वोल्टेज तो जीरो हो जाता था लेकिन करंट कुछ देर बाद, जिसको हम लोग कंडक्शन एंगल कर रहे थे, बीटा पे जा करके जीरो होता था, फिर उसके बाद वो जीरो रहता था अगले साइकिल के लिए। तो इस चीज को चेंज किया गया, इस सिंपल से एक कह सकते हैं आप किसी के अंदर दिमाग में आ गया होगा या किसी तरह से, मतलब लोगों ने इस चीज को डिस्कवर किया कि हम लोग जो हमारा सिंपल जो तरीका है हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएल लोड के साथ, उसके परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर एक सिंपल एक डायोड लगा दें। अब ये डायोड जो है कोई अलग टाइप का नहीं है, जैसा डायोड हम लोग पढ़े वही है, बस नाम में चेंज है। फ्री व्हीलिंग, फ्री व्हीलिंग क्यों नाम दिया गया वो देखेंगे हम लोग। लेकिन देखिए पिछली बार जब हम लोग देखे थे आरएल लोड के साथ तो उसमें ये नहीं था, है ना, सिंपल था सोर्स थायरिस्टर लोड बस। इसमें एक डायोड को ऐड किया गया है फ्री व्हीलिंग, है ना, और इससे आपके लोड का परफॉर्मेंस, टोटल प्रोसेस की एफिशिएंसी, इनपुट पावर फैक्टर और भी कई सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। कैसे वो देखना है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सोर्स है साइनोसॉइडल, ये आपका थायरिस्टर है, वीटी आपको पता ही है, ये लोड है आरएल लोड, और यहाँ पर अलग से एक लगा हुआ है फ्री व्हीलिंग डायोड इस डायरेक्शन में। अब हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे हर एक ब्रांच, हर एक पार्ट का वेव फॉर्म, और एक्सप्लेनेशन तो नोट्स में गया है आपको और आप समझ जाएंगे अगर तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। ग्राफ किन किन चीजों के बीच में बनाएंगे हम, वीएस आईजी। वीएस आईजी तो आपको फ्री में मिला हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। वी आउटपुट में थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आई आउटपुट का भी बनाएंगे, आईटी आईएस थायरिस्टर करंट सोर्स करंट का भी बनाएंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड का भी बनाएंगे, थायरिस्टर वोल्टेज का भी बनाएंगे है। लेकिन आप इसमें से कम मिनिमम जो आपको बनाना होगा वो होगा वीएस आईजी वी नॉट आई नॉट, ये मिनिमम है, और बीटी, इतना तो मिनिमम है। हाँ, ये और ये आपके ऊपर है, आपको याद है, अगर वर्किंग याद है आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है तो आप बना दीजिए, वेल बेटर। तो आइए देखते हैं कैसे थायरिस्टर इस एप्लीकेशन में काम करता है और इस एप्लीकेशन से फायदा क्या है। देखिए सबसे पहले जैसा हमारा ट्रेंड है कि हम एक एक करके लेते चलते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं ओमेगा टी बिटवीन 0 एंड अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा हमारा फाइडिंग एंगल है ना। अल्फा वो एंगल है जिस पर कि हम थायरिस्टर को गेट पल्स देंगे, तो हम इतना को अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। अल्फा ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा पे हमने एक गेट पल्स दिया। लेकिन अभी बात कर रहे हैं 0 से अल्फा के बीच में, तो 0 से अल्फा के बीच में आपके वोल्टेज की पोलैरिटी यही है। थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि इसका जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड है लेकिन कंडक्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा क्योंकि गेट पल्स नहीं मिला है। तो 0 से अल्फा के बीच में अगर देखें तो आईजी 0 होगा। वी आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट यहाँ का आउटपुट वोल्टेज, यहाँ का आउटपुट वोल्टेज तो तभी होगा ना जब इधर से कुछ करंट जाएगा, है कि नहीं। जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ का वोल्टेज होगा, है ना। तो वी आउटपुट क्या होगा इतने टाइम में, 0।
वी आउटपुट जीरो तो आई आउटपुट भी जीरो, या आप दोनों कर सकते हैं, आई आउटपुट जीरो तो वी आउटपुट जीरो। आई टी आई एस चूंकि ओपन है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ओपन है, इसलिए कोई करंट नहीं, तो ये भी जीरो। ठीक है, फ्रीव्हीलिंग डायोड कोई करंट नहीं, जीरो। वीटी, हाँ, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, तो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज तो है ना, जो वीएस है वो वीटी है, जो यहाँ का वोल्टेज होगा वो यहाँ का होगा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके क्रॉस भी बढ़ रहा होगा, तो ये तो बनेगा, है ना, ये बनेगा, कुछ इस तरह से जाएगा, लेकिन पीक नहीं है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये हो गया जीरो से अल्फा के बीच का काम। अब देखते हैं अल्फा से पाई के बीच में, अल्फा से पाई के बीच में, एक मिनट जरा इसमें कलर डालें। अल्फा से पाई के बीच में थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो चुका है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ चुका है, तो इसको हम लोग ये कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सोर्स से जो करंट जाएगा वो इधर तो जा नहीं सकता है, डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो ये लोड के थ्रू जाएगा, है ना, और जो यहाँ का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिलेगा, लोड को मिलेगा। ठीक है, यानी कि V आउटपुट अब डायरेक्टली विल बी इक्वल टू VS, जैसा हम लोग पिछले में देखे, तो V आउटपुट VS के बराबर होगा, मतलब कुछ इतना है, मान लीजिए V आउटपुट जिस समय ऑन की अल्फा पर, उसके बाद फिर ये बढ़ेगा और फिर कुछ इस तरह से, सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये इधर उधर चलेगा, तो V आउटपुट कुछ ये वैल्यू होगी। I आउटपुट, अब I आउटपुट देखिए, V आउटपुट तो एक बैक इतना हो गया इसके बराबर, लेकिन I आउटपुट एकाएक उतना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टर है, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट, तो एक बैक जीरो से कुछ हाई वैल्यू पे नहीं जाएगा, वो इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, और जो भी इसका अपना वाइंडिंग का इंडक्टेंस हो, रेजिस्टेंस हो, उसके हिसाब से कुछ एंगल से अपने वोल्टेज से लैग भी करेगा। जैसे इसके वोल्टेज का मैक्सिमम यहां पर आया, तो इसका मैक्सिमम यहां पे नहीं आएगा, कुछ देर बाद आएगा, तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ आप मान के चलिए कुछ इस तरह से बन रहा है, ये अपने मैक्सिमम पहुंचा, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद ये फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। अब जितने देर में ये इंक्रीज हुआ, जितने देर में ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उतने देर में इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, जब तक करंट इस इंडक्टर से, जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ये साइनसॉइडल वोल्टेज है, तो एक टाइम तक इसका वोल्टेज इंक्रीज होता है, उसका घटता है, तो जब वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, तो ये अब ये जो करंट है, जब तक करंट इंक्रीज हुआ तब तक में इंडक्टर ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी वो भी पॉजिटिव टाइप की होगी, मतलब करंट बढ़ रहा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव, तो आप मान के चलिए कि जब तक करंट इंक्रीज हो रहा था तब तक इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज था कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से था वोल्टेज। अब इस टाइम के बाद जब करंट का डिक्रीज होना चालू हुआ, तो इसके वोल्टेज की पोलैरिटी पलट जाएगी, क्योंकि अब क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट घट रहा है, तो अब इसके बाद इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी इसके बाद क्या है कि ये इंडक्टर और सोर्स दोनों सीरीज में आ गए, दोनों मिलकर के करंट दे रहे हैं लोड को, मतलब लोड तो खुद ही है, लेकिन ये दोनों मिलकर के जो दे रहे हैं वो किसके क्रॉस होगा, आर के क्रॉस आएगा, सही है। तो मेरा ये कहना है कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी पलट ली और करंट डिक्रीज होने लगा, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे सोर्स वोल्टेज जीरो हो गया,
आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 0 नहीं हुआ, क्योंकि इंडक्टर से करंट डिक्रीज हो रहा है, अभी इसके क्रॉस वोल्टेज 0 नहीं होगा, है ना। मतलब ये 0 है, ये पूरा 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी 0 नहीं है। समझ आ रही है बात? ये 0 नहीं है। और अब देखिए इन दोनों की पोलैरिटी अलग है। रेजिस्टर में करंट ऊपर से इन कर रहा है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, है ना। और इसमें उल्टा है, मतलब एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, जितना वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर में हो रहा है उतना ही वोल्टेज जनरेट हो रहा है, किसमें? इंडक्टर में। क्योंकि ये तो 0 है, तो केवीएल सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस। सही। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे पूछते हैं कि सर जब यहाँ सोर्स 0 हो गया तो करंट आखिर कैसे फ्लो कर रहा है? तो करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस है, ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जो करता है। तो ये हो रहा है कहानी। अब कहानी में एक और ट्विस्ट। अब ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर तो करंट ये है, अब ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद, है ना, मतलब अब हम लोग बात करते हैं पाई से 2 पाई के बीच में क्या क्या होगा। पाई से 2 पाई के बीच में, पाई के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस और ये प्लस। जैसे ही सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी, अच्छा इससे पाई से 2 पाई में और भी चीजों को देख लेना थोड़ा, है ना। पाई से 2 पाई में कुछ और भी तो चीज, सॉरी अल्फा से पाई में कुछ और भी चीज तो देखना था, सिर्फ हम लोग करंट को देख करके रह गए। अल्फा से पाई में देखिए, अल्फा से पाई में आई आउटपुट तो देखिए, आई टी आई एस, थायरिस्टर करंट, सोर्स करंट। तो इस समय तो जो आई एस करंट है वही आई टी करंट है और वही आई ओ करंट है, सब एक ही जैसा है। तो यानी कि ये भी कुछ इसी तरह से होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि जो ये होगा वही ये होगा वही होगा, इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है। चलिए IFD फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट 0, तो ये तो भाई कंटिन्यू है जी। VT थायरिस्टर शॉर्ट है, तो VT क्या होगा? थायरिस्टर शॉर्ट है ना, तो VT क्या होगा? 0, मतलब कि थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। हो गया। अब आते हैं पाई से 2 पाई, ठीक है, तो पोलैरिटी चेंज होगी। अब देखिए जैसे ही पाई के बाद सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, वैसे ही यहां पर का जो आपका थायरिस्टर था वो रिवर्स बायस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एनोड वाला पार्ट है, देख लीजिए, पी वाला पार्ट है वो कनेक्टेड होगा किससे? नेगेटिव से। तो जैसे ही पी वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस होगा, ठीक है, ये रिवर्स बायस हो गया और ऑफ हो गया, ठीक है, इधर से करंट आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये तो चार्ज है, इसमें तो वोल्टेज है, इसके पास तो ई वोल्टेज है ना। और पहले जब हम लोग लास्ट में पढ़े तो लास्ट में हमने ये पढ़ा कि इंडक्टर का एक लास्ट में भी ये होता था, थोड़ा रिकॉल कीजिएगा कि लास्ट में भी पाई के जस्ट बाद ये तो रिवर्स बायस होता था, लेकिन ये इंडक्टर से करंट चूंकि 0 नहीं हो सकता है एकाएक, तो ये जबरदस्ती करंट को फ्लो कराता था। कब तक? जब तक कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर ना हो जाए, क्योंकि ये जो है इसकी भी कुछ वैल्यू है और ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद ये बढ़ेगा धीरे धीरे। तो जब तक ये और ये दोनों बराबर नहीं है तब तक करंट फ्लो होता रहेगा, है ना, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, ये तो था नहीं, फ्री व्हीलिंग डायोड तो नहीं था, उसमें कोई रास्ता नहीं था, इसके थ्रू करवाता था कंडक्ट इंडक्टर, जब तक ये और ये बराबर नहीं हो गया। जब ये और ये बराबर हो गया तब फिर अब तो कोई उपाय नहीं है, तो ये ऑफ हो जाता था। लेकिन क्या यहां पर भी वो कंडीशन है? आपको लग रहा होगा नहीं, यहां वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि इंडक्टर के पास अब सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, उसके पास एक और रास्ता है। कौन सा? फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ।
वो इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। जब तक था कंडक्ट, जब तक ये कंडक्ट कर रहा था तब तक तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये रिवर्स पाई, जैसे ही ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद जैसे इसकी पोलरिटी चेंज हुई, वैसे इंडक्टर के पास ऐसा नहीं है कि यही एक रास्ता है, ये अपना रास्ता फ्री व्हीलिंग डायोड से बना देगा, है ना। ये ओपन हो जाएगा, ये अपना पोलरिटी चेंज करके बैठा हुआ है, लेकिन इंडक्टर अपनी एनर्जी को फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू सर्कुलेट करवा देगा। बात समझ में आ गई। तो मेरा ये कहना है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए लास्ट में हमने देखा था कि ये जो करंट है आई आउटपुट का, ये कुछ देर आगे बढ़ करके बीटा पर जीरो हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम अभी फिर बोले कि बीटा वो एंगल है जहां पर कि इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। और मैं आपको बताया था कि दो बैटरी अगर सेम पोलरिटी का हो जाए और बीच में रेजिस्टर, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो वही बात है कि ये और ये सेम हो गया, क्योंकि ये बढ़ रहा है नीचे की तरफ और इसकी भी अपनी कुछ वैल्यू है। तो जब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर इंडक्टर को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो अपना फ्री व्हीलिंग डायोड से कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसको ये जितना वोल्टेज है ना, जितनी इसकी एनर्जी है, ये पूरा देगा इसको आराम से। इसके केस में जब ये नहीं था तो क्या होता था, इसकी एनर्जी कुछ थी लेकिन ये अब दे नहीं सकता है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम हो जाता था, समझ रहे हैं। लेकिन अभी ये अपने आप को फ्री व्हीलिंग डायोड से सर्कुलेट करवाएगा, इसलिए इसकी जितनी एनर्जी है ये अपनी पूरी एनर्जी इस रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट करवाएगा। तो आप खुद सोचिए कि पहले लास्ट केस में जब ये नहीं था तब ये करंट जितना जल्दी जीरो होता था, क्या अब भी उतना ही जल्दी होगा? पहले जीरो क्यों होता था? क्योंकि ये और ये दोनों सेम हो जाता था। यहां पर तो इसको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो अपना इसके थ्रू कर रहा है। तो इसकी जो एनर्जी है, जब तक इसमें वोल्टेज है, जब तक है जान, तब तक ये अपना सर्कुलेट कराएगा करंट, है ना। यानी करंट देर तक इसमें कंटिन्यू रहेगा। समझ रही बात? पहले वाले में करंट तुरंत जीरो हो जाता था थोड़े एंगल के बाद, लेकिन इसके केस में करंट काफी देर तक चल सकता है और वो डिपेंड करेगा टाइम कांस्टेंट पर, है ना। और टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, और अगर आप सही से इनकी वैल्यूज को थोड़ा एडजस्ट करें तो इट इज पॉसिबल कि करंट अगले फायरिंग एंगल तक कंटिन्यू रह जाए। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको एडजस्ट करें तो इट इज पॉसिबल कि करंट अगले फायरिंग एंगल मतलब 2 पाई प्लस अल्फा तक कंटिन्यू रह जाए। 2 पाई प्लस अल्फा कहां होगा? यहां। ठीक है, 2 पाई प्लस, हो सकता है इससे पहले भी खत्म हो जाए, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर सही से किया जाए तो इट इज पॉसिबल कि ये 2 पाई प्लस अल्फा तक कंटिन्यू रह जाए करंट। किसका? इंडक्टर का। इंडक्टर अपने आप को जब डिस्चार्ज कर रहा है इस फ्री व्हीलिंग डायोड से, तो एल और आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है कि करंट अगले फायरिंग एंगल तक कंटिन्यू रह जाए। और अगर ऐसा होता है, अगले फायरिंग एंगल तक कंटिन्यू रहता है, तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या देख रहे हैं कि ये करंट यहां तक हो सकता है। अब देखिए, अब फिर 2 पाई प्लस अल्फा पर तो हम फिर कंडक्शन करेंगे, तब तो फिर करंट बढ़ेगा, तब फिर वो यहीं से बढ़ जाएगा, है ना, यहीं से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे, आप देखिएगा, लेकिन वो यहीं से बढ़ जाएगा, है ना। तो यानी कि लोड को कंटिन्यूअसली करंट मिल रहा है, भले ही आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, वोल्टेज हाफ है, लोड के क्रॉस आप देखिए कोई वोल्टेज नहीं इतने दूर में, लोड टोटल वोल्टेज लोड के क्रॉस इस टाइम में पाई से 2 पाई में टोटल वोल्टेज कितना है? 0 है। लेकिन करंट है, क्यों? क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है और ये अपना वोल्टेज रेजिस्टर से ये करा रहा है। देखिए टोटल वोल्टेज 0 है, बाकी इसके क्रॉस भी वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज है, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए टोटल वोल्टेज क्या है? 0 है। तो इस सिंपल से डायोड के कारण क्या फायदा हुआ कि आपके लोड को कंटिन्यूअसली पावर मिल रहा है। भले आपने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया,
लेकिन आपके लोड को कंटिन्यूअसली करंट मिल रहा है, कंटिन्यूअसली पावर मिल रहा है और वोल्टेज जीरो है। समझ ये बात, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना, है। अब आइए इसको आप लोग अगर थोड़ा सा और ये करेंगे ना तो आप लोग इसको किसी प्रोजेक्ट में या प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको ये करके एनर्जी कंजम्पशन टाइप का कि एक डायोड लगा के हम इसको जीरो करके भी हम अपना ये कर सकते हैं। खैर वो तो अलग बात है, रिसर्च की बात हो गई। खैर अब हम आते हैं, पहले इसको जरा कंप्लीट कर लें। ITIS में, है ना, तो क्या इस दौरान ये पाई से 2 पाई में आउटपुट करंट तो है, लेकिन आउटपुट करंट किसके थ्रू है? फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू, इसके थ्रू तो नहीं है। तो ITIS इस सीन में क्या रहेगा? जीरो। तो हम इसको यहीं पर बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम थोड़ा देर सो जाओ, मतलब जीरो हो गया। IFD, हाँ अब IFD का रोल आ गया, ठीक है, क्योंकि इतने देर में क्या हुआ? IFD हुआ है। तो IFD कहां से स्टार्ट हुआ? पाई से स्टार्ट हुआ ना, तो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये घटेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए कि IFD कहां तक रहेगा? अगर ये 2 पाई प्लस अल्फा तक है तो 2 पाई प्लस अल्फा तक ये रहेगा IFD, है कि नहीं? तो ये क्योंकि 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारा आउटपुट करंट है, ठीक है, अभी देखेंगे उसको। और VT थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वो तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज जीरो, तो जो यहाँ का वोल्टेज वही यहाँ का वोल्टेज, क्या? तो ये तो सिंपल जैसे आपका VS चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, समझ ओके, ठीक है ना। अब आते हैं 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में। तो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में ये पोलरिटी तो प्लस माइनस हो गई, है ना, पोलरिटी तो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में पोलरिटी तो प्लस माइनस हो गई, लेकिन थायरिस्टर अभी भी क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस तो हो गया, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा अभी भी, है कि नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। इंडक्टर अपनी एनर्जी को इससे डिसिपेट करवाता रहेगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज अभी भी जीरो रहेगा, है ना, यहां भी जीरो है और अभी भी जीरो रहेगा, क्योंकि सारा का सारा यहीं पर है, यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और आई आउटपुट तो आप देख ही रहे हैं कि वहां तक गया है। ITIS इस पीरियड में भी क्या रहेंगे? जीरो। अभी भी करंट किससे हो रहा है? फ्रीव्हीलिंग डायोड से हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ इधर से इधर होगी वही वैल्यू ये होगी। और VT ये कुछ इस तरह से। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर स्टार्ट करें, है ना, एकदम जब स्विच एकदम स्टार्टिंग से बात करें, मतलब कि जब पहली बार हम इसको ऑन कर रहे हैं, तब तो कुछ ऐसा ही वेवफॉर्म होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस साइकिल की बात करें, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम जीरो से पाई आपको दे रहे हैं कि ये जीरो है, ये पाई है, लेकिन अगर बीच के किसी की बात करें 2 पाई से 4 पाई या इस तरह से, तो क्या होगा? आप यहाँ देखिए 2 पाई और 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में कुछ करंट है ना। तो अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस साइकिल की बात करें, जैसे 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में मिला, उसी तरह से 4 पाई और 4 पाई प्लस अल्फा के बीच में भी मिलेगा। तो ये जो जीरो से अल्फा के बीच में हमने जीरो लिया है, ये तो तभी होगा ना जब पहली बार हम स्विच ऑन कर रहे हैं, है ना, आए हैं और पहला बार कर रहे हैं, तब होगा। नहीं तो हमेशा क्या होगा? हर फायरिंग एंगल और जस्ट के बीच में करंट होगा, जैसे यहाँ है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है एक्चुअली में, ये तो समझाने के लिए आपको किए, लेकिन जब आप एग्जाम में वेवफॉर्म बनाएंगे तो आप यहाँ इसको जीरो से नहीं करेंगे, है ना। ये कुछ था जो कि घट के आ रहा था और फिर वहां से कंटिन्यू हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। सिमिलरली ITIS तो जीरो ही रहेगा, है ना, क्योंकि 2 पाई प्लस अल्फा में ये ऑफ है। IFD होगा इस पीरियड में, यहां जब है तो यहां भी होगा। स्टार्ट करेंगे तब तो नहीं होगा, तब तो जीरो से अल्फा के बीच में नहीं होगा,
लेकिन हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, एग्जाम में आपको वो कंटिन्यूअस चीज दिखाना है, ठीक है, तो यहां भी होगा, है ना, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, FD 0 हो जाएगा, और ये तो आप देखेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में। फिर हम 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर हम गेट सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई जो यहाँ पे हुआ है सेम चीजें रिपीट होंगी, ठीक है ना। तो 2 पाई प्लस अल्फा पे आपने गेट सिग्नल दिया, तो जैसे ही गेट सिग्नल देंगे, जैसे ही हम यहाँ पे गेट सिग्नल देंगे ये फिर से शॉर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे ये शॉर्ट होगा वैसे ही ये जो है डायोड आपका वो रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, हाँ। तो क्या होगा कि आपका जो V आउटपुट है, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, जो यहाँ ये शॉर्ट हो गया तो जो यहाँ का वोल्टेज वो पूरा वोल्टेज, तो जो चीज चल रहा है वो चीज जो आपको 0 से पाई के बीच में सेम वही मिलेगा। आउटपुट करंट फिर बढ़ना चालू होगा, जैसे यहाँ से बढ़ रहा है वैसे, ठीक है। ITIS जिस तरह से इस पीरियड में ITIS शॉर्ट हो गया तो ITIS भी होगा, कैसे है ना, यहां से कुछ इस तरह से, जैसे ये वैल्यू है तो यहां से ऐसे, फिर और फिर ये ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद IFT इस पीरियड में 0, VT इस पीरियड में 0, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे का आपको पता ही है कि जो यहाँ पर पाई से 2 पाई में हुआ वही क्या होगा, ये 3 पाई है, 3 पाई से 4 पाई में वही चीज होगी, ठीक है। ये 0 और ये फिर इस तरह से, और ये, तो ये इसका कंप्लीट वेवफॉर्म है जो कि आपके सामने है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, बस इसमें समझने वाला चीज बस थोड़ा सा है कि ये करंट इतना दूर तक क्यों है, जबकि सिंपल वाले केस में इतना दूर तक नहीं था, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आपने समझा होगा इसको, हमने पूरा प्रयास किया। अब इसमें देखिए जरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ एंगल क्या होगा, जितने देर के लिए आपका थैरिस्टर रिवर्स बायस है, तो दिस इज ओमेगा TC सर्किट टर्न ऑफ एंगल। अच्छा, आई आउटपुट का जो पार्ट है, आई आउटपुट का जो पार्ट है उसमें FD कहां से कहां कंडक्ट कर रहा है, यही है ना FD का कंडक्शन। तो ये क्या है, ये है FD कंडक्शन एंगल, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, पाई से कहां तक हुआ, पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक, मतलब कि FD कंडक्शन एंगल कितना है, पाई प्लस अल्फा, और इतना, और यहां से यहां में कौन कनेक्ट कर रहा है, थायरिस्टर, है ना। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा थायरिस्टर कंडक्शन एंगल। ये कितना है, ये है आपको पाई से लेकर अल्फा से लेकर के पाई तक, मतलब पाई माइनस अल्फा। थायरिस्टर कंडक्शन एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फा। और फॉर फ्री व्हीलिंग डायोड, अच्छा इसका नाम फ्री व्हीलिंग क्यों है, क्योंकि चल रहा है ये कंटिन्यू, है ना, ठीक है, घूम रहा है चक्कर टाइप का, इसलिए। तो इसमें अब कुछ जो चीजें न्यूमेरिकल, ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, वो देख लीजिए, सिंपल है वो तो। कि सबसे पहला तो ये देखिए कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो हम लोग, अब ऐसा है ना कि ये सब में आप निकाल सकते हैं, ओमेगा TC देख लेना है बस, कितने देर के लिए ये रिवर्स बायस रहा है। देखिए पाई से 2 पाई में रिवर्स बायस रहा है, मतलब ओमेगा TC इक्वल टू पाई, तो TC इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। सेकेंड, V आउटपुट एवरेज,
ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर वी आउटपुट कहाँ से कहाँ, अल्फा से पाई तक है, अल्फा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसकी वैल्यू हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली, ये है वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड आई आउटपुट एवरेज, ये आपको पता ही है वी आउटपुट एवरेज अपॉन आर होता है, तो क्या हो जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आपको पता ही है वी आउटपुट आरएमएस। जो चीजें हैं बस सिस्टमेटिक वे में वही सब है, कुछ है नहीं। 1/2 पाई अल्फा से पाई वी एम स्क्वायर साइन इसका फॉर्मूला सब आपको उसी के जैसा है ना। और इसमें वी आउटपुट आरएमएस, इसकी वैल्यू हम बता देते हैं वी एम बाई 2 रूट पाई रूट अंडर वी एम बाई 2 रूट पाई रूट अंडर पाई माइनस अल्फा रूट अंडर पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते हैं, नोट में भी चला गया। एक और चीज जो इसमें है छोटा सा देख लीजिए, फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्शन टाइम, टाइम निकलेगा एंगल से, और फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्शन एंगल हम लोग देख चुके हैं कि 2 पाई प्लस अल्फा है और ये पाई है, तो 2 पाई प्लस अल्फा माइनस पाई मतलब पाई प्लस अल्फा, तो फ्रीव्हीलिंग ओमेगा टी जो भी है एफ डी ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो टी एफ डी कितना होगा, पाई प्लस अल्फा बाई ओमेगा सेकेंड। और सिमिलरली सिक्स्थ अगर निकालें थायरिस्टर कंडक्शन टाइम, थायरिस्टर कितने देर तक कंडक्ट किया, तो ये सब चीजें निकाल के आप लिख सकते हैं जब भी आपको ये हो। तो थायरिस्टर कंडक्शन टाइम कितना है ओमेगा, देखिए थायरिस्टर कितने देर कंडक्ट किया, बस इतने देर किया है कि नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ऐसे उठ के गया ना, तो उसी तरह से पाई माइनस अल्फा टाइम के लिए क्या ना एंगल, यहाँ पर पाई पे खत्म हो गया, अल्फा से स्टार्ट हो, ओमेगा टी टी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो देयरफॉर टी टी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा सेकंड, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ चीजें हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है और मतलब वो है एफिशिएंसी का बढ़ जाना, है ना। क्योंकि आप पिछले वाले से कंपेयर करें तो पिछले वाले में जितना हम लोग इनपुट दे रहे थे उतना ही इनपुट यहाँ भी दे रहे है ना, लेकिन पिछले वाले में हमको इतना करंट नहीं मिल रहा था, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई एक बार। दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट है, आउटपुट का आपको वेवफॉर्म भी इंप्रूव हुआ, मोर डीसी टाइप, ज्यादा डीसी टाइप का है क्योंकि रेक्टिफायर डीसी करना है ना, तो ये ज्यादा डीसी टाइप का है, पहले तो पल्स टाइप का था, ब्रेक हो रहा था, ये कुछ ज्यादा डीसी टाइप का है, ठीक है। दो एडवांटेज ये हो गए। तीसरा एक और एडवांटेज है कि हायर इनपुट पावर फैक्टर, हायर इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग ये एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, ये होता है ना, ये होता है vi cos थीटा, ये होता है vi। तो इनपुट पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, इनपुट पावर फैक्टर का मतलब होता है, आपको ही पता है पावर, एक्टिव पावर मतलब पावर डिलीवर्ड टू लोड, तो पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर मतलब पावर टेकन फ्रॉम सोर्स इन वोल्ट एम्पियर। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय पावर टेकन फ्रॉम सोर्स इन वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना।
तो पिछले वाले से कंपेयर करें तो हमारा पावर डिलीवर्ड टू लोड बढ़ गया, है ना। तो इसलिए पावर डिलीवर्ड टू लोड बढ़ गया, इसका मतलब है कि इसके केस में, फ्रीव्हीलिंग डायोड के केस में ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है ना। तो हालांकि नीचे वाले से कम ही होगा हमेशा, क्योंकि ये इनपुट पावर है या आउटपुट पावर टाइप का चीज है। तो और ये वोल्ट एम्पीयर में है, ये अलग है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कि बढ़ गया है इस केस में, तो इसका मतलब है कि इस केस में, फ्रीव्हीलिंग डायोड वाले केस में, इनपुट पावर फैक्टर इज हायर देन इन द प्रीवियस केस। तो 3 एडवांटेज है बेसिकली, इनपुट पावर फैक्टर का हाई हो जाना, एफिशिएंसी का अच्छा होना, और तीसरा एडवांटेज वेवफॉर्म का मोर डीसी टाइप का होना। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो है सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर वाले पार्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें आपको 2 टाइप का पढ़ना है, एक पढ़ना है मिड पॉइंट, एक पढ़ना है ब्रिज। तो दोनों हम लोग देखते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, डू हार्ड वर्क।